नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। भीषण गर्मी है लेकिन मतदान भी जरूरी है। जी हां, देश में लोकतंत्र की धूम देखने को मिल रही है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों, जिनमें से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा सीटों पर कल यानी कि मंगलवार को 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 9 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए जिला मुख्यालयों से मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। बात की जाए भोपाल की, तो 2024 मतदान दलों को पोलिंग सामग्री दी गई। कर्मचारियों को वोटिंग मशीन के साथ गर्मी से बचने के लिए ग्लूकोज भी दिया गया। खंडवा जिले में प्रशासन ने मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ दवाइयों का पैकेट भी दिया। साथ ही ORS भी दिया जा रहा है। कर्मचारियों को दी जाने वाली किट में प्याज भी मौजूद रहने वाला है। प्याज को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि प्याज में मौजूद तत्व मतदान कर्मियों को गर्मी और लू से बड़ी राहत देंगे। तो भीषण गर्मी में मतदान बड़ी चुनौती है। मतदान कर्मियों को हीट वेव से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने मतदान में लगे कर्मचारियों को विशेष किट दी है। ORS घोल के साथ ग्लूकोज भी दिया जा रहा है। खंडवा में मेडिकल किट में प्याज भी रखी गई है। मतदान स्थलों पर मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं के लिए ठंडा पानी रखा जाएगा। इसके साथ ही धूप से बचाने के लिए टेंट भी लगाया जाएगा और भीषण धूप से बचाने के लिए आशियाने भी लगाए गए हैं। तो कई मतदान केंद्रों में बैठने की सुविधा भी रखी गई है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा और कुल 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही सारे मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं भी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच भीषण गर्मी है, गर्मी का आलम है, लोगों के लिए चुनौती है। 5 साल के लिए और देश की आगे के भविष्य के लिए बुनियाद रखी जाएगी। इसीलिए हर मतदाता को घर से बाहर निकलना है, मतदान देना है और देश के भविष्य को संवारना है। भीषण गर्मी में मतदान बेहद ही जरूरी है। ग्वालियर चलेंगे। हमारे ब्यूरो हेड ग्वालियर के विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ग्वालियर का क्या कुछ हाल रहने वाला है, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है। विनोद जी, एक तरफ गर्मी का सितम है तो दूसरी तरफ मतदान पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों और मतदान कर्मियों के लिए कितनी चुनौती है? दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। मतदाता घर से बाहर निकलेगा तो वो ये देखेगा कि गर्मी तो नहीं, लेकिन मतदान कर्मी जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। और इस समय एक मैं मतदान केंद्र पर ही मौजूद हूं। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ऊपर जो टेंट लगा हुआ है, जब मतदाता यहाँ पर आएंगे तो उनको यहाँ पर जो टेंट लगा है तो टेंट में जो लाइनें लगेंगी तो यहाँ पर वो खड़े रहेंगे ताकि धूप से उनका बचाव हो सके। और ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर देखिए आप मतदान कर्मी है वो इस तरीके से यहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी सूचना आई है उसको दस्ता कर रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी का कौन से नंबर का जो बटन है वो यहाँ लिखा जा रहा है और उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पर लिखा जा रहा है ताकि जो मतदाता आएंगे उनको किसी तरह से परेशानी ना हो। लेकिन धूप का आलम रहेगा। कल मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच सकता है और ऐसे में मतदाताओं को घर से बाहर निकलवाना भी बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि प्रशासन लगातार पिछले कुछ दिनों से मतदाताओं को लगातार मुनादी कर रहे हैं, साथ ही मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वो आ चुकी है। इसके अलावा पंखे दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि कूलर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे गर्मी में ये जो पंखे हैं जो शादी विवाहों में या कहीं लगाए जाते हैं, इससे और गर्म हवा जो मतदान कर्मियों को लग रही है। इसके साथ साथ जो कैंपर है पानी के वो लागत रखती है। कहीं पर मटके रखे जाएंगे और यहाँ पर कैंपर रखने हैं। इसमें ठंडा पानी रहेगा जो मतदान कर्मियों के लिए रहेगा, जो मतदाता आएंगे उनके लिए ठंडा पानी रहेगा ताकि भीषण गर्मी में
पानी की समस्या ना हो। साथ ही जो मतदान कर्मी है उनसे भी ये जो किट है इसमें तमाम तरह के जो संसाधन इसमें रखे हुए हैं, ये टैबलेट्स इसमें है मौजूद है। इसके अलावा ORS के जो पैकेट है वो भी इसमें है। अगर किसी तरह से कहीं लग कट जाता है तो उसके लिए ट्यूब रखा हुआ है। साथ ही जो ग्लूकोज के पैकेट है वो भी इसमें रखे गए हैं। और जो डिहाइड्रेशन, लूज मोशन या वोमिटिंग के जो अगर किसी को शिकार होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो मेडिकल किट है वो रखी गई है। मतदान जो कर्मियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और उनको आज रात में यही रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बेड है, जो उनके लिए जो गद्दे हैं उनकी व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पर बिछाकर रहेंगे। यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी आप ही है मैडम, एक मिनट खड़े हो जाइए। किस तरह की व्यवस्था की गई है और क्या तैयारी है मतदाता कल यहाँ आएंगे? सर, व्यवस्था शासन की तरफ से पूर्ण सहयोग किया गया है और पूरी व्यवस्थाएं हम लोग समय पे यहाँ पहुँच गए। आपने सारी चीजें देख ली है। हमारी तैयारी जो प्रमाण पत्र भरने की है वो चल रही है। सारे साइन बोर्ड हमने लगा दिए हैं, तो बढ़िया है। हमारी टीम भी कंप्लीट है और एक्स्ट्रा सपोर्टिंग हैंड भी है हमारे पास। और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर है उन्होंने यहाँ विजिट कर लिया। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने अपना नंबर हमें एक्सचेंज कर दिया, वो भी यहाँ विजिट करके देख गए हैं। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद फोन से लगातार मॉनिटरिंग। अच्छा, आप यहाँ रात में रुकेंगे, उसके लिए खाने की व्यवस्था, ठहरने की क्या क्या व्यवस्था की है? सर, खाना तो हम अपने साथ ही लेकर आते हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। 449 पानी की व्यवस्था है, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। आप पूरे, चाहे गर्मी हो या तैयार है हम लोग मतदान कराने के लिए। हाँ, तो देखिए मतदान कराने के लिए जो मतदान कर्मी है वो बहुत ज्यादा उत्सुक है और मतदान कराने के लिए तैयार है। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो, मौसम कैसा भी हो, उनके जज्बे को नहीं हरा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विनोद जी, तो कहीं ना कहीं मतदान कर्मियों ने व्यवस्था कर रखी है, चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है, तो दूसरी तरफ मतदाता है जो इन व्यवस्थाओं के बाद भी वो घर से निकलेंगे, वोट करेंगे। विनोद जी आपके पास वापस लौटेंगे, दिलीप साहू के पास चलेंगे, रायपुर से जुड़ चुके हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर कल मतदान पड़ेगा। दिलीप जी, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कल 7 सीटों पर मतदान होना है तो सभी जिला कार्यालयों से, जिला मुख्यालयों से मतदान दलों को रवाना किया गया है। और जहां जहां पर जो खास करके जो दूरस्थ इलाके वाले क्षेत्र हैं वहां सुबह ही रवाना कर दिया गया और जो शहर के नजदीक वाले केंद्र हैं वहां धीरे धीरे फिर सभी मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। लगभग सभी मतदान दल अपने जो मतदान केंद्र है वहां पहुंच चुके हैं। कुछ शहरी इलाके के हैं जो वहां पहुंच रहे हैं थोड़ी सी, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो निर्वाचन आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। सभी जरूरी संसाधन, क्योंकि जितने मतदान दल है वो मतदान केंद्र में ही रात रुकते हैं, उन्हें रात के हिसाब से सारी उनकी व्यवस्थाएं रहती है कि किस तरह से पानी, बिजली और सहित तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। ये अमूमन हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में भी उनके लिए व्यवस्था की गई है। और क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा सहित तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी है सुरक्षा को लेकर, इसलिए हर मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजामात है। सशस्त्र बंदूकधारी दल जवान तैनात है और जो मतदान केंद्र संवेदनशील है उन मतदान केंद्रों में जवानों की संख्या वो बढ़ाई गई है। सशस्त्र बलों को वहां तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की ईवीएम को लेकर कोई घटना, दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही साथ मतदान कर्मियों को, मतदान दल को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पारदर्शितापूर्ण मतदान हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं मतदान निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। तमाम जो पूरे 7 सीटों पे मतदान होना है उसके लिए 202 कंपनियां जवानों की तैनात की गई है पूरे प्रदेश भर में। न सिर्फ सीआरपीएफ के बटालियन, इसके अलावा डीआरजी और जिला प्रशासन और जिला स्तर के जो पुलिस बल के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और जो खास करके जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर जवानों की तादाद ज्यादा रखी गई है और मतदान दल है वो लगभग पहुंच चुके हैं। और अपनी तैयारियां किस तरह से उन्हें सुबह से ही, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और 6 बजे से ही वे मॉक पोल और तमाम तरह की तैयारियां कर लेंगे, इसलिए अभी रात में ही वे तमाम व्यवस्थाओं को करके ही वहां रात व्यतीत करेंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और सुबह जैसे ही जो टाइमिंग तय किया गया है निर्वाचन
निर्वाचन आयोग की ओर से सुबह 6 बजे से भी मॉक पोल के लिए तैयारी कर लेंगे और जैसे ही मतदाता वहां पहुंचेंगे उनमें से सेलेक्ट करके लोगों को अंदर बुलाकर फिर मॉक पोल किया जाएगा। उनके माध्यम से फिर जो रियल मतदान है वो 7 बजे से सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। जी अभिषेक। चलिए ठीक है दिलीप। तो लेकिन भीषण गर्मी और उसके बाद भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मतदान कर्मी कल मतदान करेंगे और अपने मत का अधिकार प्रयोग करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कौन किसके लिए सत्ता में आएगा, किसके लिए वोट डालेंगे, किस पर भरोसा करेगा, इस जनता फैसला करेगी। और कल वो दिन है 7 मई को वोट करेंगे। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, अगर बात करें तो ग्वालियर और चंबल अंचल में बड़े दिग्गजों के भाग का फैसला होने वाला है, तो कुछ दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। विनोद जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो मतदान जो चुनाव है बेहद रोचक है और यहाँ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार लोकसभा में वो चुनाव हार गए थे जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा ग्वालियर की जो सीट है वो भी एक प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहाँ पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो वही प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में कांग्रेस के हैं। दोनों के बीच में काफी बड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इसके साथ फूल सिंह बरैया भिंड गए हैं। वहां पर वर्तमान जो सांसद हैं संध्या राय और फूल सिंह बरैया दोनों आमने सामने। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है तो संध्या राय को बीजेपी ने रिपीट किया है। लेकिन सबसे रोचक जो मुकाबला रहेगा वो मुरैना में रहेगा, जहां पे सतपाल सिंह सिकरवार और लीटू, जो कि पहले बीजेपी में विधायक रहे, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, और सतीश सिकरवार हैं जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, उसके बाद विधायक कांग्रेस के बन गए, और जो उनको लीटू को कांग्रेस ने टिकट दिया है और वो इस समय मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर के जो पसंदीदा प्रत्याशी है शिव मंगल, उनको टिकट दिया गया है, तो काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो ये जो चारों लोकसभा सीट है ये अपने आप में कुछ ना कुछ इनमें रोचकतापन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर में जहां दोनों हारे हुए प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भिंड में फूल सिंह बरैया को भेजा गया है। और मुरैना में भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बीडी शर्मा मुरैना से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से आते हैं, क्योंकि वहां से वो विधायक हैं और लोकसभा विधानसभा में अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर में भी प्रतिष्ठा उनकी दांव पर है, क्योंकि यहाँ भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। हालांकि भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर के पसंदीदा माने जाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा सभी नेताओं की यहाँ पर कह सकते हैं कि दांव पर लगी है। तो कड़ा मुकाबला रहेगा और कल मतदाता किस मूड में आएगा, क्या करेगा, वो मतदाता के जहन में ही है। सुबह से ही जैसे ही मतदान शुरू होगा यहाँ पर जैसे ही मतदाता 7 बजे आएगा और मतदान करेगा, उसके बाद धीरे धीरे शाम तक 6 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद जो भी प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। और जब 4 जून को मशीनें खुलेंगी तब पता चलेगा कि आखिर लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान करने आए थे और कहाँ उन्होंने क्या सोच कर रखी थी, किस प्रत्याशी के बारे में उनके मन में क्या धारणा थी। उसके बाद 4 जून को इस बात का फैसला हो पाएगा। जी चलिए ठीक है विनोद जी, आपने ग्वालियर और चंबल अंचल की पूरी जो घटनाक्रम है, राजनीतिक समीकरण, उसकी जानकारी आपने दी है। हम इसके बाद सीधे भिंड ही चलते हैं। भिंड में हमारे संवाददाता रमाकांत जी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर भिंड में 2 प्रत्याशी, एक तरफ बरैया जी हैं तो दूसरी तरफ संध्या राय हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े नेताओं के तौर पर हैं, तो दूसरी महिला नेत्री को मैदान में उतारा गया। रमाकांत जी, क्या समीकरण बन रहे हैं और इसके साथ ये भी बताइएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है भिंड में जहां पर मतदान पड़ेंगे। यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे गए, क्योंकि संध्या राय पहले से सांसद थी और संध्या राय जी का क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं था, क्योंकि उनका विरोध था, क्योंकि वो 5 साल में क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी हो, उनके जो लगातार दौरे हुए, उनके दौरों के बाद जो भिंड के विधायक थे, जितने भी भिंड के जो नेता थे, वो सक्रिय हो, उनकी स्थिति अब अच्छी बनती जा रही है। क्योंकि फूल सिंह बरैया एक बड़े नेता है जो पहले बीएसपी थे, उसके बाद कांग्रेस में आए। तो फूल सिंह बरैया के कुछ जो पुराने बयान है, उन पुराने बयानों को जब रिलीज किया गया, पुराने बयानों को देखते हुए उनका सवर्ण समाज विरोध है। इससे क्या उन्होंने एक जात विशेष के लिए बोलते रहे, इसलिए उनकी जोड़े वो स्थिति समाज में अच्छी नहीं है। टक्कर जोरदार होगी, टक्कर और भी अच्छी होती है अगर देवाशीष जरारिया बीएसपी से नहीं आते, क्योंकि देवाशीष जरारिया बीएसपी पाए तो देवाशीष जरारिया जो बीएसपी से वोट काटेंगे वो फूल सिंह बरैया काटेंगे, क्योंकि फूल सिंह बरैया का वोट बैंक एक बीएसपी का वोट बैंक है, क्योंकि वो पहले से बीएसपी के नेता रहे।
जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना समझना चाहूंगा कि क्योंकि भिंड में बहुत सारी चीजें हैं, लोग जब मतदान करने जाएंगे तो किन चीजों को देखकर मतदान करेंगे? क्या वो पार्टी को देखकर मतदान करेंगे, या फिर बड़े नेताओं की जो साख है उसको देखकर मतदान करेंगे, या फिर जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो परेशानी है, जो समस्या है, उनको लेकर मतदान होने वाला है? रमाकांत जी, जहां तक मेरी लोगों से बात हुई, लोगों का कहना ये है, क्योंकि लोग अब इस टाइम राम मंदिर, धारा 370, लोगों के मन में विकास की बात नहीं। लोग जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो विकास की बात करते हैं, अपनी समस्याओं की बात करते हैं। अब तो सिर्फ उन्होंने उनके राम मंदिर है, धारा 370 है, तो उनके जो दिमाग में भर गया कि राम मंदिर 370, तो विकास की बातें इस समय गौर हो गई। उससे मोदी का चेहरा देखा जा रहा है। मोदी के चेहरे पर वो जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और उनके लोगों के ऊपर डाले जा रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि जनता विकास या मुद्दों को लेकर वोट डाले, तो विकास अगर डालती तो विकास तो बिल्कुल अमरकांत, तो जमीनी मुद्दों से हटकर कहीं न कहीं जिस तरीके के मुद्दे, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, वो हावी रहे, उन्हीं मुद्दों पर ही चुनाव होगा, उन्हीं मुद्दों पर ही वोट डाला जाएगा। अमूमन लोगों की इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है जब अमरकांत जी ने बात किया। शुक्रिया अमरकांत जी। हम दिलीप साहू के पास चलेंगे रायपुर में, क्योंकि 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। तीसरे चरण के सभी सीटों पर मतदान कल संपन्न हो जाएगा, यानी 11 सीट पर, इससे पहले सीट पे हो चुके हैं। 7 जो बची हुई सीटों पर है वो छत्तीसगढ़ में कल मतदान पड़ेगा। लेकिन विनोद जी, जिस तरीके से आपने बताई है कि क्या समीकरण बन सकते हैं, जो नेता मैदान में उतरे हुए हैं, हम यही आपसे भी जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर कल मतदान होना है। क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाती रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी उठाती रही हो, उन मुद्दों पर मतदान पड़ने वाला है, या फिर इन दोनों अंचल के जमीनी मुद्दे जो हैं, जिन परेशानियों और जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जनता संघर्ष करती है, उन मुद्दों को देखकर कल मतदान पड़ेंगे, और जो उनको लगता होगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी हमारे मुद्दों को छुएगा, उठाएगा और सॉल्व करेगा, उनको मतदान पड़ने वाला है। विनोद जी, देखिए, बिल्कुल मुद्दे तो अपने आप में एक बहुत महत्व रखते हैं किसी चुनाव में, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में जातीय मुद्दा सबसे बड़ा होता है। यहाँ जातिगत आधार पर चुनाव होते आए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और अक्सर ये देखा जाता है कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को खड़ा किया जाता है तो उसके जाति के लोग उसको अधिक मतदान करते हैं। इस तरह की जो यहाँ पर परंपरा रही है और वो देखने को मिली है। ग्वालियर में जहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी को, प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने खड़ा किया, तो वही कुशवाहा समाज से बीजेपी ने प्रत्याशी खड़ा किया है। तो यहाँ जातिगत लगातार बयानबाजी पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ, जातियों के खिलाफ वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये मुद्दा भी यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा मुरैना में जातीय मुद्दा भी रहेगा। वहां पर दोनों ही जो प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, क्षत्रिय समाज के हैं, तिम्मंगल तोमर हैं, और इसके अलावा जो नीटू है वो सिकरवार से हैं, दोनों ही क्षत्रिय समाज के हैं। लेकिन इस बीच वैश्य समाज ने, बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट मिला है वैश्य समाज के रविचंद्र गर्ग को, तो वो कहीं ना कहीं जो एक पारंपरिक वोट होता है बीजेपी का, वैश्य समाज का, उस पर असर हो सकता है। क्योंकि जब किसी समाज का व्यक्ति कोई खड़ा होता है तो उसको वोट देने की परंपरा चली आ रही है। तो मुद्दे तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन और ये मुद्दे वहां रहेंगे जहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये जाति और धर्म इससे हटकर मतदान करने जाते हैं। उनको केवल मुद्दे से मतलब है, उनको केवल विकास से मतलब है, या फिर वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं उनसे मतलब है। लेकिन अगर ग्रामीण स्तरों पर जाएं और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां जातिगत माहौल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि जो माहौल है, राम मंदिर के अधिकतर हमें मुद्दे नजर आते हैं लोगों के जहन में, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इस बात को जरूर कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार, और जो बेरोजगारी मुद्दे को देखकर लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो कोई राम मंदिर के मुद्दे को, तो कई तरह के मुद्दे रहते हैं जिसमें जातीय मुद्दा ज्यादा भारी पड़ेगा, हमेशा हावी रहता है। जी, लेकिन एक चीज और है कि एक तरफ भारत सिंह कुशवाहा है ग्वालियर में, दूसरी तरफ प्रवीण पाठक है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है विनोद जी? देखिए, अभी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मतदाता बिल्कुल पूरी तरह से शांत है। भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में पूरा संगठन, पूरी सत्ता, पूरे नेता यहाँ पर लहे रहे। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं वो कई बार आए, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, साथ ही जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो लगातार ग्वालियर में, चाहे वी.डी. शर्मा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो,
सभी किसी न किसी रूप में यहाँ आकर अपने अपने स्तर पर सभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, व्यापारियों से, सामाजिक संगठनों से बैठक कर चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक, उनके समर्थन में कोई बड़ा नेता कांग्रेस का चेहरा अभी तक हमको देखने में नहीं मिला था चुनावी प्रचार में। प्रियंका गांधी आई थी, वो मुरैना में आई थी। इसके अलावा राहुल गांधी आए थे, वो भिंड में आए थे। लेकिन बड़ा चेहरा अगर कहा जाए तो ग्वालियर में कोई जीतू पटवारी के अलावा कोई नहीं आया। और जीतू पटवारी आए तो वो भी एक ऐसा बयान देके चले गए इमरती देवी के खिलाफ कि चाशनी खत्म हो गई है, तो उससे और मुसीबतें कांग्रेस के प्रत्याशी की बढ़ गई। और जो चेता के इससे कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलता तो नुकसान उनकी संभावना बढ़ गई। विनोद जी, आपको रोकना चाहूंगा। विनोद जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आपने बहुत सारे विधानसभा चुनाव देखे हैं, कवरेज किए हैं, लोकसभा चुनाव देखे हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो वोटर है वो साइलेंट है, बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नहीं है, और ये चीज 2019 और 2014 में दरअसल देखने को नहीं मिला था। कहीं इस बार ऐसा तो नहीं है कि 2005 जैसे साइलेंट में कुछ और हो जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए जो वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस बार जो वोटर है, चाहे वो आम वोटर हो, भाई राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो तो अपनी अपनी पार्टियों के बारे में कहेंगे। बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हो या निर्दलीय हो, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, दावे करेंगे। लेकिन आम मतदाता है और जिसको किसी राजनीतिक दल से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत है। और उसकी ये शांति राजनेता को परेशान किए हुए है कि आखिर ये किधर जाते हैं, कहाँ इनका मत रहता है, किस बटन पर जाकर इनकी उंगली थमती है और उनके भाग्य का फैसला होता है। इसको लेकर जो प्रमुख दोनों दल हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही काफी विचलित नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो मुद्दे की बात अगर हम करें तो राम मंदिर के मुद्दे को काफी भुलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, और लगातार पिछले कई दिनों से इसको लेकर कार्यक्रम और धर्म से जोड़कर ये देखा गया। उसके अलावा जब राम मंदिर के पूजन हुआ तब भी यहाँ कई स्क्रीन लगाई गई थी। अभी रामनवमी पर भी लगातार लोगों को लाइव प्रसारण कराया गया था, लेकिन मतदाता वहां दिखा नहीं। वहां केवल कार्यकर्ता नजर आए, कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई, और जो आम मतदाता है उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। अब उसके जहन में कौन सा मुद्दा है वो खुल के नहीं कह रहा। हम लोगों ने जब मतदाताओं से चर्चा की, चुनावी चौपाल बनाई, या फिर बहुत सारे जो राजनीतिक इवेंट होते हैं जो चुनाव के पहले खबरों के माध्यम से दिखाए जाते हैं, वो हमने जब प्रयास किया तो भी मतदाता के मन को नहीं टटोल पाए, क्योंकि कोई मतदाता बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रहा है, कोई मतदाता विकास के मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई राम मंदिर के मुद्दे पर बात कर रहा है, लेकिन एक जैसे मत हमें किसी मतदाता के नजर नहीं आए जिससे हम खुले तौर पर ये कह दें कि ये प्रत्याशी, मतलब अब वो लहर, वो माहौल जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब जनता के हाथ में है, जनता क्या फैसला लेता है। लेकिन विनोद जी, आपसे आपका अनुभव एक चीज और लेना चाहूंगा कि क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा गया कि जिन फेज में चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना ये राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती है और चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती है। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता या घटता है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, आपका अनुभव जी? देखिए, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ उससे आपको भी मालूम है कि बीजेपी में खलबली मच गई। हाँ। और आनंद फानंद में बीजेपी के मंत्री नेताओं की बैठक की गई, प्रशासन भी इस मामले को लेकर सक्रिय हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता है, कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी जब चर्चा हुई तो वो कह रहे थे कि वोटर जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़ाने के लिए उन पर ऊपर से निर्देश है, दबाव है कि कैसे भी मतदाताओं को बाहर निकाला जाए, मतदान करने के लिए जाए। तो बीजेपी इस गिरते हुए प्रतिशत से चिंतित नजर आ रही है। उसको ये लग रहा है कि उसका जो वोटर है, जो ऐसे माहौल में रहता है कि वो गर्मी में नहीं निकलना चाहता, वो शुद्ध रूप से बीजेपी का वैश्य समाज हो या तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो ऐसा मानती है बीजेपी के उनके वोटर हैं और वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो वोटर प्रतिशत अगर कम होगा तो उनको नुकसान होगा। जबकि कांग्रेस को इस वोटिंग जो प्रतिशत कम हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि वो खुश है। और उसका ये मानना है कि उसका जो मूल वोटर है, जिस तरीके से अन्य समुदाय के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो भरपूर निकलकर बाहर आ रहे हैं, उनको वोटिंग कर रहे हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा और इसको लेकर चाहे निर्वाचन आयोग हो या फिर प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पिछले 10 दिनों से हमने देखा है कि जब दूसरे चरण के मतदान समापन हुए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब ये नहीं कह रहे कि वोट किसको देना है। उनमें से आधे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि वोट देने जब जाओगे मतदाता प्रतिशत बढ़ेगा। खास करके पॉश कॉलोनियों में और तमाम ऐसे इलाकों में कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं जहां मतदान प्रतिशत बहुत कम रहने की संभावना है। वहां पर कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े, क्योंकि इससे बीजेपी को ही फायदा हो सकता है, बीजेपी को नुकसान कम प्रतिशत से होगा। जी लेकिन विनोद जी, ये भी देखा जाता है कि जैसे बीजेपी का कहना है कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है, मिले हमारे कार्यकर्ता सतर्क हैं, लेकिन विपक्ष की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हताश है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वोट हम डालें कहां। क्या ये भी कारण हो सकता है? या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि 400 पार जाएंगे, तो अब जनता भी समझ चुकी है कि जब बीजेपी की सरकार ही बन रही है तो फिर बीजेपी वाले जा रहे हैं और अब लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनका तो 400 पार हो रहा है। क्या इस तरीके की भी बात जो चल रही है और राजनीतिक जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसका भी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए किसी भी बयान का एक असर अपने आप में रहता है समाज पर। जब आपको लग रहा है कि हम 400 पार जा रहे हैं, मतदाताओं की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता है उनको विधानसभा और अन्य जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उनमें तो बड़ी संख्या में लोग निकलकर बाहर आते हैं क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, लोग उनको जानते हैं, एक एक प्रत्याशी उनके पास कई चक्कर लगा चुका होता है और निकलकर बाहर पहुंचते हैं। लोकसभा एक ऐसा चुनाव होता है कि एक प्रत्याशी पूरी लोकसभा में चुनाव के दौरान घूम भी नहीं पाता, वो आम मतदाता के पास पहुंच भी नहीं पाता, कुछ ही इलाकों में पहुंच पाता है या रोड शो या सभाएं कर लेता है। तो जो मतदाता है उसको कहना है कि जब सब कुछ ऐसा ही चलना है, वो कई चीजों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं मिल रही है, उसके इलाके में विकास कार्य नहीं हो पाया है, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो उसका साफ तौर पर कहना है कि हम मतदान करके करेंगे क्या? लोकसभा में कोई प्रत्याशी हमारे पास मतदान के लिए आया नहीं है और कई मतदाता ऐसे हैं जो चल फिर नहीं पाते। प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि उनके जो वोट है वो पहले से ही उनके मतदान करा लिया जाएगा, वहां तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। और जो लोग युवा हैं वो जरूर मतदान करने जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग जाएंगे? जो छात्र तैयारियां कर रहे हैं वो कम निकल के जाते हैं। एक लंबी लाइन में कोई लगना नहीं चाहता। आज के समय जो ज्यादा जो हमें दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों से, जो पैटर्न कि लंबी लाइनों में लगना नहीं चाहता, वो चाहता है वो जाए और तत्काल अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखाए, वोट डाले और घर आ जाए। और जो उनकी महिलाएं वो भी लंबी लाइन में नहीं लगना नहीं चाहती। तो इसको लेकर धीरे धीरे कुछ पैटर्न बदलता जा रहा है और यही मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में अलग माहौल होता है, जबकि लोकसभा चुनाव का एक अलग माहौल होता है और यहाँ पूरी लोकसभा की 8 विधानसभा क्षेत्र से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विनोद जी, आपने बहुत सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि आखिर किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव और इस फेज में लोगों की क्या मान्यता है, क्या धारणा है और किसके बीच कितना टक्कर है, किन चीजों को लेकर लोग मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो जिस तरीके से बात सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में भीषण गर्मी है लेकिन मतदान करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे राजधानी में मतदान केंद्रों में जाने वाले मतदान दलों की तैयारियां पूरी हो गई है, तो जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को ईवीएम सेट मिल चुका है। बीटीआई मैदान स्थित शासकीय स्कूल में मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया है, तो सभी मतदान कर्मी देर शाम तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। मौके का जायजा लिया स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। को यानी कल 7 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। रायपुर लोकसभा सीट पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा था ताकि मतदान की जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हो। फिलहाल ये रायपुर के बीटीआई ग्राउंड का नज़ारा है। यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं उनको सामग्री दी जा रही है, उनको ईवीएम का सेट मिल चुका है और अब देर शाम तक वो अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पहुँचेंगे और कल 6 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। मतदान 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया रहती है चुनाव की, ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम को सेट किया जाएगा और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम मतदान कर्मी हैं जो कल मतदान केंद्रों में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। मतदान कराना एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है और पूरी शिद्दत के साथ वो अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभाएंगे और कल फिर सुबह 7 बजे से सभी जो लोकसभा सीटें हैं 7 छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर मतदान
संपन्न होगा। कैमरामैन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से भी सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। मतदान सामग्री ईवीएम वीवीपैट मशीन के साथ मतदान केंद्रों पर भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार संदीप ने। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 9 संसदीय सीटों पर कल मतदान होना है और इसके लिए जो मतदान दल है वो रवाना होने शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाल परेड ग्राउंड में। आप देख सकते हैं इस वक्त जो मतदान दल हैं उन्हें जो सामग्री वितरण का काम है वो जो पूरा हो चुका है और इसके बाद जो है मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे और इसके साथ ही कल सुबह जो वोटिंग है वो शुरू होगी और इसके लिए पूरी तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग ने कर रखी है और यहाँ पर जो मतदान दल हैं उनके जो जिनकी ड्यूटियां लगी है वो पहुंच चुके हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप बताएं किस तरह मतदान दल में है? बिल्कुल मतदान दल में हम लोग। आप लोगों को सामग्री मिल चुकी है? हाँ, सामग्री मिल चुकी है, सभी मिलान भी हो चुका है। क्या क्या सामग्री मिली है, कहाँ ड्यूटी है? मेरी 154 गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई ड्यूटी है और सभी सामग्री जैसे कि लिफाफे वगैरह है ना, बैलेट यूनिट हो गई, वीवीपैट है और भी जितनी चीजें लगती है सभी चीजें मिल चुकी है। किस तरह देखती हैं आप सुरक्षा व्यवस्था भी आप लोगों के साथ मतदान दल में आप भी शामिल? सुरक्षा बहुत अच्छी है, यहाँ पे कड़े इंतजाम है और हमें यहाँ का पूरा जो भी व्यवस्था की गई है सभी बहुत कुछ अच्छा है। सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है विशेषकर और सब लोग पूरी उत्साह के साथ यहाँ पे आए हैं जितने भी कर्मचारी हैं। कहाँ ड्यूटी लगाई है आपकी और क्या क्या? ये विधानसभा 151 में लगी है मेरी ड्यूटी। तो कब तक आप लोग मतदान केंद्र पे पहुँच जाएंगे और कल कितने बजे तक आपका की वापसी? अभी कुछ भी सही से स्पष्ट कहना मुश्किल है पर काम चल रहा है, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सब अच्छे से अच्छा करने की। आप बताएं किस तरह देखती हैं आप रवाना होंगे पोलिंग पार्टी के साथ? सर पूरा यहाँ से जैसे अपना जो ग्रुप है जहाँ बस का जो रूट दिया गया है उसमें 4 टीम है। जैसे सबका सामग्री चेक वगैरह हो जाएगी, सब एक साथ अनाउंसमेंट हो जाएगा। बस रूट सब प्रॉपर अवेलेबल है, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। वहाँ पे सेंटर में पहुँच के अपना काम स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो निश्चित तौर पर जो मतदान दल है उनके लिए रवाना करने का सिलसिला शुरू होगा और सभी जो मतदाता सूची की बात हो या फिर वीवीपैट ईवीएम्स की बात हो सभी का मिलान जो है मतदान दलों द्वारा कर लिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना होंगी और कल मतदान के बाद यहीं पर जो ईवीएम्स हैं या वीवीपैट मशीन्स हैं वो यहाँ पर लाई जाएंगी और साथ ही साथ जो पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है उन्हें वहाँ भी भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।